नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज 2.0 शुरू किया है, जिसमें हम लोग आर के लिए कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, वो भी पूरा थ्योरी बेस में। ठीक है, तो आज हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 13 है। इसके पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें कवर की है। कुल मिला के इतना कहें कि इसी से आपके लगभग 4 नंबर, 3 से 4 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे इतनी क्लासों में। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात ये केवल रिवीजन है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा खुद में, और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, छोड़ दी हैं, तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी आती होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। 13वीं क्लास पढ़ने से पहले 12वीं जरूर देख लेना, क्योंकि अगली क्लास पिछली क्लास से ही कनेक्टेड होती है। ठीक है ना, थ्योरी में ये होता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ क्रांतिकारी संगठन की बात की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात कर ली थी। जैसे कैसी गतिविधियां हमने बात की थी? WC रैंड, एम्स्टर्ड, इन दोनों की हत्या चापेकर बंधु ने की। ठीक है ना, इसके बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने बात कर ली थी मित्र मेला, अभिनव भारत। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली थी इंडिया हाउस, कर्जन वाइली की हत्या, नासिक षड्यंत्र। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी। और इसके पहले हम लोगों ने सूरत अधिवेशन देखा था, जिसपे कांग्रेस दो भागों में बट गया था, गरम दल नरम दल। सूरत अधिवेशन 1907 वाला। ठीक है, इन सब के बारे में काफी अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और बुक में काफी देखोगे तो बहुत ही लंबी चौड़ी घटनाएं दी हुई है। मैंने आपको स्टोरी बेस में सारी चीजें समझा दी थी। ठीक, इसी के आगे चलेंगे, क्योंकि अभी क्रांतिकारी संगठन समाप्त नहीं हुआ है, तो इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बहुत पढ़ा होगा आपने, अनुशीलन समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि बंगाल की पहली क्रांतिकारी संगठन, बंगाल की पहली क्रांतिकारी समिति थी ये। ठीक है, अब आपने पढ़ा है अच्छे से कि बंगाल की पहली राजनीतिक संगठन कौन सा था। बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, अब बंगाल की पहली क्रांतिकारी समिति या बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति। ठीक है, इसकी बहुत सारी कई शाखाएं हैं इसकी, समझिएगा, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं। तो आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति की कौन कौन सी शाखाएं कब कब स्थापित हुई। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मैं आपको वही फैक्ट बताऊं। देखो, एक इसके स्थापनाकर्ता जो है पुलिनदास पी मित्र, पुलिनदास पी मित्र। एक इसकी शाखा के संस्थापक जो है वो है सरला देवी, नाम मिलता है सरला देवी। ठीक है, डायरेक्टली आपसे कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, एक जो आपका नाम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम मिलता है जतेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी, जिसको बाघा जतिन भी कहा जाता है, बारेंद्र घोष, अरविंद घोष।
बारिंद्र घोष, अरविंद घोष, ये पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, पुलिनदास पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति से कौन कौन संबंधित थे, तो पुलिनदास पी मित्रा, सरला देवी, जतीन नाथ, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष। ठीक है, आप घटना चक्र लगाओगे तो ये नाम बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना ऐसे लिख दें इसमें कि, यहां पे लिख देते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में किसने की, बिहार में, ध्यान दीजिएगा बिहार में, तो नाम मिलता है सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में सचिंद्र सान्याल ने की थी। नाम क्या मिल रहा है, पुलिनदास पी मित्रा। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनुशीलन समिति से संबंधित थे जतीन नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको, क्या ये जो लोग हैं जतीन्द्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, अब ये अरविंद घोष बारिंद्र घोष दोनों सगे भाई है, तो इनको घोष बंधु भी कह दिया जाता है। ठीक है, घोष बंधु, जैसे चापेकर बंधु थे वैसे घोष बंधु। जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉरी मेडिवल में पढ़ा होगा या मॉडर्न में पढ़ा होगा आपने, तो बीच के क्षेत्र होता है सैयद बंधु। ठीक है, अब ये आगे आएगा अली बंधु। ठीक है, तो कई सारे बंधुओं को आपको ध्यान रखना है। तो जतीन नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष, इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया है। अनुशीलन समिति से संबंधित हैं ये लोग, और अनुशीलन समिति में ही रहते हुए इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया। इस समाचार पत्र का नाम क्या है, इस समाचार पत्र का नाम इंपॉर्टेंट है युगांतर। युगांतर समझिएगा, इसी समाचार पत्र का नाम क्या है, युगांतर। युगांतर, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। युगांतर समाचार पत्र किसने चलाया है, तो अनुशीलन समिति के सदस्यों ने। नाम क्या है, जतीन नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष। अब ये जो पत्र चला, ये जो समाचार पत्र चला युगांतर, समझिएगा मैं उसी को आगे क्रम में यहां लिख रहा हूं। ये जो समाचार पत्र चला युगांतर, इसी युगांतर समूह, ये युगांतर पत्र को चलाने वाले जो लोग हैं उनको युगांतर समूह में सम्मिलित किया गया, युगांतर समूह बनाया गया, युगांतर समूह बनाया गया। समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, समझो। अमर उजाला मैंने चलाया और मैंने क्या कह दिया, अमर उजाला में जो भी लोग मेरे साथ हैं, अमर उजाला समूह बना दिया। एक पत्र अलग चल रहा है, ये क्या है, ये समाचार पत्र है, और युगांतर समूह अलग चल गया, मतलब समाचार पत्र का ही एक टीम बन गई समाचार पत्र चलाने वाली, जिसको बोल दिया गया युगांतर समूह। क्यों, क्योंकि युगांतर ही समाचार पत्र चल रहा था, इस वजह से और कोई नाम मिला नहीं तो युगांतर समूह ही कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि युगांतर समूह में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे, युगांतर समूह में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे, तो आपको बताना रहेगा कि कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे। तो देखिएगा, तो युगांतर समूह में कौन कौन है, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, बाघा जतिन या जतीन्द्र नाथ, बाघा जतिन कहा जाता है इनको। ठीक है, और रास बिहारी बोस, ये बोस है, और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें घोष थे, ये है बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। मैंने क्या बोला फिर समझो, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल है। अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, कौन करता है, पुलिनदास पी मित्रा, सरला देवी, जतिन दास, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष। इसकी एक शाखा की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में भी होती है सचिंद्र सान्याल के द्वारा।
ये जो जतिन दास हैं, बारिंद्र घोष है, अरविंद घोष है, इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया इसी समिति में रहते हुए, जिसका नाम था युगांतर। अब युगांतर पत्र चल गया तो उसी में एक टीम बनाई गई, युगांतर समूह। उस युगांतर समूह में ये लोग थे, कौन कौन? बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, बाघा जतिन, रासबिहारी बोस। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, एक बार समझो प्रश्न क्या आया था एक बार। युगांतर समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? और उसमें ऑप्शन दिया था बारिंद्र घोष, बाघा जतिन। बाघा जतिन इसी वजह से मैंने लिखा है क्योंकि बाघा जतिन उसमें लिखा था। बारिंद्र घोष, बाघा जतिन, रासबिहारी बोस और अरविंद घोष। तो भाई साहब अरविंद घोष नहीं है यहाँ पे। अरविंद घोष केवल और केवल अनुशीलन समिति की स्थापना करने में तो है, लेकिन युगांतर समूह में अरविंद घोष नहीं है। ठीक है, आप पूछोगे युगांतर समूह कहां बना? तो युगांतर समूह की भी सैकड़ों शाखाएं थी, अलग अलग शाखाएं थी, लेकिन मेन जो बनी थी वो बनी थी कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल का ये पूरा मामला है कलकत्ता में। तो ये बताओ, समाचार पत्र चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युगांतर समूह क्यों बन गया? टीम क्यों बनाई? कोई खास वजह थी क्या? बिल्कुल खास वजह थी, समझिएगा, क्योंकि इसी खास वजह से आने वाले 5-6 टॉपिक कवर होंगे। क्या खास वजह थी ऐसी कि इनको टीम बनानी पड़ गई? तो इन टीम का काम क्या था? मैं यहां पे कार्य लिख देता हूं, कार्य। इन सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु, पूरा लिखे, पूरा लिखते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। इन सदस्यों को हथियार प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाता था। हथियार लाए जाते थे, बनाए जाते थे, मणिक तल्ला, ये कहाँ था? ये कलकत्ता में था, मणिक तल्ला। मैं लिख देता हूँ साफ साफ, नहीं समझ में नहीं आएगा, मणिक तल्ला, मणिक तल्ला कलकत्ता में छुपाए जाते थे। अब समझिए बात क्या है। ये जो लोग थे, मैंने बताया कि युगांतर समूह की कई सारी शाखाएं थी, ठीक है ना, कई शाखाएं थी, और इन शाखाओं में बहुत सारे लोग थे, छोटे बड़े सब मिलाकर, लेकिन मेन जिन्होंने बनाया था वो 4 लोग थे। इन सदस्यों को क्या किया जाता था? ये सदस्य हो गए या इनके जो अंडर में काम करते थे उनको विदेश भेजा जाता था। क्यों विदेश क्यों भेजा जाता था? विदेश इस वजह से भेजा जाता था ताकि वो विदेश जाए, जो हथियारों का प्रशिक्षण है वो लें, हथियार बनाना सीखें, और कुछ हथियार लेकर आए। भाई ऐसा तो है नहीं कि हथियार बनाना वहीं सीख जाएंगे तो पिस्टल पे पिस्टल ले आएंगे, नहीं, हथियार बनाना सीखें, कुछ लेकर आए, और जब लेकर आएंगे तो उन्हीं को देखकर हम लोग भी बना लेंगे, और जब बहुत सारे बना लेंगे तो उनको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, तो कहाँ स्टोर करेंगे? मलिक तल्ला में। ये कहाँ है? कलकत्ता में। तो यहीं पर हम छुपा देंगे अंग्रेजों से, ताकि अंग्रेजों को पता न लग जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब होता क्या है आगे? यहां पे सब कुछ छुपा दिया, कोई समस्या नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे एक घटना हुई, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। अब समझना यहां पे क्या हुआ। मुजफ्फरपुर में एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। नासिक में एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम क्या था? जैक्सन, है ना, नासिक षड्यंत्र। और यहां पे कौन है? किंग्सफोर्ड। मैं इसकी सन लिख देता हूं, ये कब हुआ? 1908 में। ठीक है, 1908 में। तो होता यह है कि किंग्सफोर्ड
इसको मारना था क्योंकि इसने बहुत अत्याचार किए थे लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर, तो इसको मारना था। तो इसको मारने हेतु यही जो समिति है युगांतर समूह से चारों लोग हैं, मेन जो लीडर हैं, इन्होंने दो लोगों को भेजा कि जाओ यार मार के आओ इसको, क्योंकि ये बहुत अत्याचार कर रहा है। दो लोग इसमें कौन कौन है? एक का नाम है खुदीराम बोस और एक का नाम है प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों युगांतर समूह से संबंधित हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछता है कि खुदीराम बोस किससे संबंधित थे, किस संस्था से संबंधित थे, तो युगांतर समूह से संबंधित थे। ठीक है, इनको मारने हेतु दो लोग आए। कौन लोग आए? एक खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी। दोनों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बम मारा, लेकिन बदकिस्मती से ये बच गया और इसकी जगह कैनेडी की फैमिली उड़ गई। कैनेडी का परिवार मरा। ये कैनेडी एक ठीक ठाक व्यक्ति था, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये उदारवादी था, भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था। लेकिन किंग्सफोर्ड को मारना था, मर कौन गया? कैनेडी। अब इससे दुखी हो गए दोनों। जब दुखी हो गए तो प्रफुल्ल चाकी ने तो तुरंत वहीं पर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को पकड़ा गया और इनको हो गई फांसी। क्या हो गई? फांसी। कब हो गई? 1908 में। तुरंत ही फांसी हो जाती भाई। ठीक है, 1908 में। कब फांसी हुई? 1908 में। तो खुदीराम बोस की उम्र लगभग 16 वर्ष थी उस समय। देखिए 18 पे दिया हुआ है, तो सबसे कम उम्र का, ऐसा याद रखो। ठीक है, खुदीराम बोस। तो ये था मणिपुर षड्यंत्र की जो बागडोर है ना, वो युगांतर समूह से संबंधित है। ठीक है, अब बात ये फैली कि भाई ये दोनों कौन थे, क्यों मारने आए थे। ये बात फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ऐसे थोड़ी ना कोई मारने आएगा, कुछ खास षड्यंत्र होगा, कुछ खास बातें होंगी कि क्यों मारने आए थे। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस की जांच हुई। अब इस जांच में पता लगा कि भाई ये मामला तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जब जांच हुई तो मल्क तल्ला, वही जो मल्क तल्ला था ना, मल्क तल्ला में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। समझिएगा, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, पूछताछ हुई, पता लगा कि यार ये तो युगांतर समूह बना था। उन्हीं लोगों ने खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को भेजा था। युगांतर समूह तो काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों से मतलब पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हुई तो इसमें क्या लगा, मणिपुर तल्ला में जखीरा पकड़ा गया। इसी में ये जो जखीरा पकड़ा गया ना, इसी पे अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। ये कब का बात है? ये है 1909 की बात, ठीक अगले साल केस चलाया गया और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसको? अरविंद घोष और बारिंद घोष। समझिएगा, अरविंद घोष और बारिंद घोष, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब हमने तो पढ़ा है युगांतर समूह में कि अरविंद घोष तो थे ही नहीं, बारिंद घोष तो थे, तो अरविंद घोष को क्यों पकड़ा गया? तो पकड़ लिया गया, क्या दिक्कत है? घोष नाम था, उनको लगा ये भी होंगे, है ना। तो अरविंद घोष को भी पकड़ लिया गया। अब बारिंद घोष मतलब घोष बंधुओं को पकड़ा गया। ठीक है,
ये दोनों गिरफ्तार। ठीक है, यहीं पर लिख दिया गिरफ्तार, समझ लेना। अब क्या हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे, मुजफ्फरपुर केस 1908 को चला। इसके बाद जो जगीरा पकड़ा गया हथियारों का मालिक तल्ला में, उस पर केस अलीपुर षड्यंत्र चला 1909 में, अलीपुर षड्यंत्र। और अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत ही अरविंद घोष, बारिंद घोष अर्थात घोष बंधुओं को गिरफ्तार किया गया। घोष बंधुओं को गिरफ्तार किया गया। फिर क्या हुआ, युगांतर का हुआ क्या, युगांतर समाप्त हो गया क्या? नहीं, बाघा जतिन ने युगांतर का नेतृत्व संभाला। और ऐसा नेतृत्व संभाला, जो घोष बंधु थे ना, उनके खिलाफ अगर कोई भी गवाही देता था तो बाघा जतिन उसको उड़ा देता था 2 मिनट में। ठीक है, तुरंत खत्म कर देता था। तो ये चाहता था कि वो छूटे बाघा जतिन, और इसने युगांतर समूह का नेतृत्व भी संभाला था। अब क्या हुआ भाई, अरेस्ट तो है ना 2 लोग, कौन कौन, अरविंद घोष, बारिंद घोष तो अरेस्ट है। अब हुआ हो ये रहा है कि अरविंद घोष को बड़ी मशक्कत के बाद सी आर दास अर्थात चित्तरंजन दास, वकील थे ये, सी आर दास के द्वारा छुड़वाया गया। तो आपसे पूछता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधुओं को गिरफ्तार करने के उपरांत अरविंद घोष को किसने बचाया था? तो सी आर दास ने अरविंद घोष को बचाया था। और जब अरविंद घोष को छुड़ा लिया गया तो अरविंद घोष यहां से, समझिएगा, जब छुड़ा लिया, किसने छुड़ाया? सी आर दास ने, नाम याद रखना है। फिर अरविंद घोष क्या किया, अरविंद घोष चले गए पुदुचेरी। अब पुदुचेरी में औरोविले आश्रम बनाकर रहने लगे। औरोविले आश्रम, औरोविले आश्रम कहां पर? पुदुचेरी में। ठीक है, मतलब अगर हम यहां पर देखें तो यहां कहीं पड़ेगा पुदुचेरी, औरोविले आश्रम। कई बार आपसे जियोग्राफी में पूछा गया प्रश्न, घटना चक्र उठाना, उसे पूछा गया औरोविले कहाँ पे है, तो भारत के पश्चिमी तट पे है या पूर्वी तट पे है ना, तो ये पूछा गया था, तो ये पूर्वी तट पुदुचेरी पड़ता है। ठीक है, यहीं पर अरविंद घोष ने क्या किया, फिर आश्रम बनाकर यहीं पर रहने लगे। ठीक है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर यहां तक बात हो गई क्लियर। तो टोटली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने युगांतर समूह से शुरुआत करते हुए, अनुशीलन समिति से शुरुआत करते हुए, युगांतर पत्र, युगांतर समूह से शुरुआत करते हुए, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, और उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो जितने षड्यंत्र केस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुजफ्फरपुर के षड्यंत्र के बाद जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, उसमें कैसे कैसे किन किन लोगों को छुड़ाया गया, किसके द्वारा छुड़ाया गया, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, तो क्रांतिकारी संगठन का एक पड़ाव हमारा हो गया है समाप्त। क्रांतिकारी संगठन का एक पड़ाव समाप्त। अब ये तो क्रांतिकारी संगठन चल रहा था अपना। ठीक है, अब आते हैं वापस कांग्रेस में कि वहां क्या चल रहा है। ये तो कांग्रेस से हट के अलग चीजें हो रही थी, कांग्रेस का तो इसमें रोल था नहीं क्रांतिकारी संगठन में। लेकिन अब कांग्रेस का क्या रोल है, तो 1907 में जैसा कि हमें पता है कि गरम दल नरम दल बट गए थे। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं और अब हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, देखिएगा,
मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती, क्यों होती है, सबसे बड़ी बात तो हुई क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी। देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो अंग्रेजों का तो मतलब काफी खुश थे अंग्रेज कि चलो जो हम चाहते थे बंगाल विभाजन करना। बंगाल विभाजन क्यों चाहते थे, क्योंकि संगठित राष्ट्रवादियों का बंटवारा हो सके, सांप्रदायिक बंटवारा हो सके, इस प्रकार। इसी दौरान एक मुस्लिम शिष्टमंडल, मुस्लिम शिष्ट मंडल 1 अक्टूबर 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को कौन है इस समय, सर आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला गया। शिमला गए। क्यों गए शिमला, शिमला में क्या है, शिमला में गए लॉर्ड मिंटो से मिले, क्योंकि इस समय कौन है वायसराय, लॉर्ड मिंटो ही तो है। मैंने आपको गवर्नर जनरल वायसराय बिल्कुल क्रम से करवाए थे पहले, इसीलिए कि याद रहना चाहिए किस सन में कौन क्या है। तो मुस्लिम शिष्टमंडल जिसका एक नेतृत्व कर रहा था सर आगा खां, ये शिमला गया मिलने, क्योंकि उस समय जो वायसराय थे लगभग शिमला में ही रहा करते थे। ठीक है, शिमला गया, लॉर्ड मिंटो से मिले। इस आगा खां ने 3 बातें बताई, 3 बातें हुई ऐसे लिख दें, या 3 मांग हुई ऐसा लिख दें। ठीक है, 3 बातें हुई। भाई जो बंगाल विभाजन हुआ था उस पर सांप्रदायिकता बढ़े, इस वजह से एक शिष्टमंडल बुलवाया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो सर आगा खां मिलने गए 1906 को शिमला में, और 3 बातें हुई। वो कौन सी 3 बातें हुई समझिएगा। पहली बात, आगा खां के द्वारा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी ये सब आती नहीं चीजें। अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की गई और मुस्लिम राजभक्ति प्रकट की गई। मतलब अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की गई, किसके द्वारा, ये मुस्लिमों के द्वारा। मुस्लिम नहीं, खासकर मुस्लिमों में भी सर आगा खां के द्वारा। देखिए मुस्लिम कांग्रेस में भी थे, बहुत ज्यादा थे मुस्लिम, ऐसा नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग जो बनी थी वो अलग ही प्रजाति के लोग थे। तो सर आगा खां के द्वारा क्या बोला गया, अंग्रेजी प्रशंसा की गई। अंग्रेज शासन चल रहा था ना, उसका बहुत बड़ाई की गई कि बहुत बढ़िया चल रहा है, वाह वाह मजा आ गया। अब मुस्लिम राजभक्ति प्रकट की गई, मतलब मुस्लिमों को ऐसा बताया गया आगा खां के द्वारा कि आपके मुस्लिम गुलाम टाइप के हैं, आप जो बोल दोगे वो कर देंगे। समझ रहे हो, ये हुआ। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या हुई समझिए। दूसरी बात ये हुई, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की मांग हुई। बोला गया कि ऐसा है कि आपकी प्रशंसा तो हमने बहुत कर दी, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की मांग करते हैं हम। ठीक है, तो एक ही मांग हुई। तीसरी, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में जो ऐसा बोला गया, सरकारी नौकरी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो खासकर आईसीएस की बात करूं, प्रतियोगी परीक्षाओं
की जगह राजभक्ति के आधार पर नियुक्ति दी जाए। मतलब समझ रहे हो, यहां बोला गया आगा खां के द्वारा ऐसा सरकारी नौकरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं इनको हटा दो और जो आपकी ज्यादा चापलूसी करे उसको नियुक्त कर दो। तो ये एक तरीके की बेवकूफी वाली बात है ना। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, एक शिष्टमंडल पहुंचता है आगा खां के द्वारा शिमला में, वहां लॉर्ड मिंटो से 3 बातें होती हैं। पहला, अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की जाती है, राजभक्ति प्रकट की जाती है, अपनी चापलूसी प्रकट की जाती है। मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की जाती है। सरकारी नौकरियों में परीक्षा समाप्त करके राजभक्ति के आधार पर नियुक्ति की मांग की जाती है। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं। उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें ये हुई कि जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो ने इन मांगों को उचित बताया। वाह, बहुत बढ़िया मांगे हैं, उचित बताया। ठीक, अब बोला कि ठीक है, आप कुछ स्थापना कीजिए कांग्रेस के विरोध में और हम आपकी मांगों को जरूर मानेंगे। ठीक है भाई। तो आगा खां को भी लगा कि हाँ ठीक है, हमारी बात मांगी जा रही है और हमारी बात मानने का एक शर्त रखी गई है कि हमें कुछ स्थापना करनी पड़ेगी कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि अंग्रेज भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस यार खत्म हो। हालांकि बनाई हमने ही है, मतलब ए.ओ. ह्यूम नहीं बनाई है, अंग्रेज नहीं बनाई है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी सरदर्दी है। तो क्या करें, एक स्थापना करो। फिर तो हुई स्थापना। फिर किसकी स्थापना हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906 को, ढाका। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। अब हमें थोड़ा बहुत जीएस देख लेना है कि इसके जो संस्थापक है वो कौन है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, इसके सचिव वो कौन है। देखिए समझिएगा, तो यहां पे जो संस्थापक हैं वो है सलीमुल्लाह खां। संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह खां। सचिव कौन है? आगा खां। आगा खां मिलने गए थे लेकिन वो खुद सचिव बने हैं। अध्यक्ष कौन है? नवाब बकारुल मुल्क। नवाब बकारुल मुल्क। ठीक है। अब देखिए यहां पे कई बार क्या होता है कि अध्यक्ष, संस्थापक तो सलीमुल्लाह खां है लेकिन अध्यक्ष में आगा खां भी लिखा होता है, लेकिन अगर जब नवाब बकार उल मुल्क ना लिखा हो तब अध्यक्ष में आगा खां लिखेंगे, लेकिन क्रम यही सही है। ठीक है, बिल्कुल सियोरिटी के साथ। तो ये हुआ स्थापना। कैसे क्या हुई मैंने आपको एक एक बहुत ही आराम से बताया कि क्या कारण था स्थापना करने का। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में क्या था भाई? कांग्रेस के विरोध, पहली चीज। दूसरा, चापलूसी प्रकट करना या राजभक्ति बनाए हुए मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना। ठीक है। और यहां पे मांग की जा चुकी है किसकी? किसकी मांग की जा चुकी है? कहां लिखा है? ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की जा चुकी है कि हमें चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है चलो हम अगला कुछ अगर चार्टर लाएंगे तो उसमें देंगे, हम ट्राई करेंगे, है ना। तो मान ली जाती है बाद में बात। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहला अधिवेशन होता है ढाका में। कहां पर? ढाका में, क्योंकि ढाका में स्थापना होती है 1906 में। अब आइए आगे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, या 1909 को भारत शासन अधिनियम, कुछ भी कह दीजिए। मार्ले मिंटो सुधार। देखिए मार्ले मिंटो का मतलब है कि इस पे जो मार्ले है और जो मिंटो है
ये अलग अलग है। ये जो मार्ले है ना, मार्ले, ये है भारत सचिव। जो पहले होगा वो होगा भारत सचिव। अब मिंटो है वायसराय। मतलब कहने का कि जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू क्या है, भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय। ठीक है। अब देखो, इसको आप लोग दो तरीकों से पढ़ोगे। एक, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे इसको। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार जो बातें हैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी संविधान में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, और हो सकेगा तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता रहूंगा। अब देखिए इसमें क्या था। जो लॉर्ड मिंटो है, सॉरी लॉर्ड मार्ले है सचिव, इस पे जो जो सुधार थे, देखो नाम क्या है, सुधार, लेकिन उसमें सुधार कुछ नहीं हुए। समझिएगा बात को। ये जो मार्ले है ना, इसने स्टेटमेंट दिया था अपना, इसमें स्टेटमेंट दिया था क्या, कि इन सुधारों का भारत में विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तुम सुधार ला रहे हो ना, 1909 का चार्टर या 1909 का जो एक्ट ला रहे हो, कौन ला रहा है, मिंटो। इसमें कुछ भी भारत के विकास से संबंधित नहीं है। ऊपर से जो जो बातें इसमें लिखी गई हैं, उससे हम नाग के दांत ही बो रहे हैं। इससे बहुत दिक्कत होगी आगे। तो मिंटो ने कहा अरे देखा जाएगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इन सुधारों का, इन सुधारों का जो पार्लियामेंट्री सुधार आएंगे उनका, इन सुधारों का भारतीय विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम नागदंत बो रहे हैं, फसल कड़वी होगी, फसल कड़वी होगी, ठीक है ना। नागदंत बो रहे हैं हमने, फसल कड़वी होगी। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो समझ जाना है, ठीक है। तो अब क्या क्या किया गया भाई, इसमें क्यों लाए जा रहे हैं, तो पहली बात तो सुधार के लिए। लेकिन मार्ले ने बोल दिया है, मार्ले ने समझाया है कि भाई देखो मिंटो ऐसा है, इसमें कोई सुधार तो है नहीं, भारतीयों का सुधार क्या है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लाया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो समझना है अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे, और मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट यहाँ भी बताऊंगा। एक्ट के प्रावधान, ठीक है, देखिए। जो पहला प्रावधान है, परिषदों का विस्तार किया गया, विस्तार किया गया। देखो मैं आपको यहां समझाऊंगा, ठीक है ना। पॉलिटी में आप इसको पढ़ लेना एक बार कायदे से, ठीक। समझिए क्या क्या हुआ। परिषदों का विस्तार, कौन सी परिषद का विस्तार, तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषद का विस्तार हुआ, ठीक है ना। केंद्रीय परिषद का भी विस्तार हुआ और प्रांतीय परिषद का भी विस्तार हुआ। केंद्रीय परिषद आपसे पूछ लेता है कि बताइए कैसे क्या क्या विस्तार हुआ, केंद्रीय परिषद। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा। देखिए केंद्रीय परिषद में विस्तार का मतलब है कि 16 संख्या थी, 16 से बढ़ाकर 60 हो गई, ठीक है। इन 60 को दो भागों में डिवाइड किया गया। 28 सदस्य जो होंगे वो सरकारी होंगे, मतलब अंग्रेज होंगे, और 32 सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे। अब आपको लगेगा कि यार 32 सदस्य गैर सरकारी मतलब 28 सरकारी मतलब अंग्रेज और 32 भारतीय, ये तो यार अच्छा है, भारतीयों के लिए तो बड़ा अच्छा था ये, है ना, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा था नहीं। कैसे, कैसे कह सकते हैं था नहीं, समझिए। ये जो 28 है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो 28 है, ये गवर्नर जनरल, मैं यहां जीजी लिख दूं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होंगे। कौन से 28, ठीक है भाई, सरकारी हैं तो गवर्नर जनरल मनोनीत कर लेगा, क्या दिक्कत है, अंग्रेज होंगे। ये जो गैर सरकारी है ना, इनको भी दो भागों में बांट दिया गया।
5 गैर सरकारी और 27 गैर सरकारी। अब बोला गया कि जो 5 गैर सरकारी हैं इनको भी गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। अब जाहिर सी बात है गैर सरकारी हैं, लेकिन गवर्नर जनरल किसको मनोनीत करेगा? उसको थोड़ी करेगा जो उसकी आलोचना करेगा, उसको करेगा ना जो गवर्नर जनरल की चापलूसी करेगा। समझिएगा, गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा यहाँ पे 5। तो अब आपको लगेगा कि यार ठीक है, चलो 5 ही तो हैं, बाकी 27 तो तब भी ठीक ठाक अनुपात है, 27 अपने लोग हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। समझिए फिर से यहाँ पे क्या हुआ। जो 27 हैं, ये जो 27 है ना, इनमें भी घपला था। कैसे, क्या घपला था? देखिए, इसे बोला गया कि पृथक मुस्लिम निर्वाचन 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। प्रांतीय परिषद के सदस्य 13 होंगे। जमींदार के 6 होंगे। और कॉमर्स ऑफ चैम्बर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 होंगे। कुछ नहीं समझना आपको, केवल मैं आपको केवल बता रहा हूं, ठीक है ना? यह पॉलिटी में खूब पढ़ोगे। हुआ ये, केंद्रीय परिषद का विस्तार हुआ 16 से बढ़कर 60 हो गया। 28 हो गए सरकारी, क्योंकि अंग्रेज होंगे, गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा, अपने लोगों को करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 गैर सरकारी, 32 में 5 को गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। अब गवर्नर जनरल अपने ही लोगों को तो मनोनीत करेगा। जो 27 होंगे, इन 27 को बांटा गया पृथक मुस्लिम निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग फिक्स 6 सीटें। अब बताइए, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की पावर कौन दे रहा है? अंग्रेज दे रहे हैं। तो मुस्लिम किसका पक्ष लेंगे? मुस्लिम लीग वाले अंग्रेजों का ही पक्ष लेंगे, तो ये भी अंग्रेजों के हो गए। प्रांतीय परिषद, जमींदार चैम्बर, ये जितने भी है ना 13, 6, 2, इनमें भी ओपन फाइट होगी। ऐसा नहीं होगा ये केवल इसमें हिंदू होंगे, सिख होंगे, पंजाबी होंगे या पारसी होंगे, बौद्ध होंगे, नहीं, इनमें भी फाइट होगी। इनमें भी हिंदू होंगे, मुस्लिम भी इनमें होंगे, ठीक है? मतलब मुस्लिमों के लिए पृथक तो पृथक है ही है, और जो अदर सीट है उनमें भी मुस्लिम फाइट करेंगे, ठीक है? ये मामला था इसमें। मेरी बात समझ गए यहाँ पे कि 6 सीटों में तो मुस्लिम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो 13 और 6 और 2 सीटें हैं ना, इनमें भी मुस्लिम फाइट करेंगे। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो कट्टर जो भारतीय हैं उनके लिए सीटें बहुत कम थी, ठीक है? अब इसी पे अगर हम कुछ लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या हम लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं प्रावधान। प्रावधान में हमने लिखा पहला प्रावधान, अब हम लिख रहे हैं दूसरा प्रावधान, ठीक है? दूसरा प्रावधान, यहां हम 2 लिखते हैं, दूसरा प्रावधान। तो 1909 के तहत क्या हुआ? पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहीं पर, मुस्लिमों को जनसंख्या से अधिक, जो उनकी जनसंख्या है, जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, दोहरा प्रतिनिधित्व दिया गया, दोहरा प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब दोहरा मतलब समझ में नहीं आया, समझो। एक तो ये मुस्लिमों के लिए 6 सीटें तो अलग है ही हैं, इनमें तो केवल मुस्लिम ही जाएंगे, लेकिन ये जो 13 और ये 6 और 2 है ना, इनमें भी मुस्लिम जा सकते हैं, ये ओपन फाइट होगी, ठीक है ना? तो इनमें भी मुस्लिम, इनमें भी मुस्लिम, तो दोहरा प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है? और क्या लिख दें? परिषद सदस्यों को, जो परिषद के सदस्य जाएंगे, उनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या था? 1800
92 एक्ट के तहत जो परिषद का विस्तार हुआ था, इसमें भारतीयों को पहली बार, जब भारत में पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1892 में, इसे भारतीयों को परिषद में सम्मिलित किया गया। भारतीय प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन बजट को छोड़कर। बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, बाकी प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन अब करते 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 1909 आया, और 1909 में क्या हुआ कि अब अधिकार दे दिया गया कि चलो ठीक है, बजट पे भी प्रश्न पूछ लो। बजट पे भी प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें मोटी मोटी मैंने जो बतानी थी मैंने बता दी। ठीक है, 1909 में ये हुआ। बाकी जो आप डिटेल पढ़ोगे वो आप पॉलिटिकल हिसाब से ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, 1909 ध्यान रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं हम लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दिल्ली दरबार कब? 12/12/1911। 12/12/1911। ठीक है, हालांकि ये तीसरा दिल्ली दरबार था, तृतीय दिल्ली दरबार। ठीक है, पहला हुआ था 1877 के करीब, दूसरा हुआ 1903 के करीब, तीसरा हुआ 1911। ठीक है, क्यों हुआ था भाई? आपको पता लग रहा है अभी तक कि लगातार जो क्रांतिकारी संगठन हो रहे हैं उनमें कुछ बातें नहीं मानी गई। लगातार जो सरकार द्वारा जो एक्ट आ रहे हैं, जैसे 1909 का, इसमें भी कुछ बातें, जैसे 1909 का आया, इसमें भी कुछ बातें नहीं मानी गई। भाई मुस्लिमों के लिए ज़्यादा अच्छा था, बाकी तो अच्छा नहीं था कुछ भी, साफ साफ दिख रहा है ना? तो अब क्या हुआ? इसमें क्या हो रहा है दिल्ली दरबार में? ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, जॉर्ज पंचम, ऐसे लिखे इसको, एकमात्र क्राउन जो क्राउन रहते हुए भारत आए। मतलब ब्रिटेन का अभी तक कोई भी जो क्राउन था वो भारत नहीं आया था, वो केवल ऑर्डर दे रहा था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एकमात्र, ये पहला जो क्राउन है, एकमात्र क्राउन है जो भारत आया है, वो भी क्राउन रहते हुए, क्राउन पद पे भी है, अब भारत आया है। ठीक है, ये बड़ी बात थी। क्या किया इसने भाई? ये भी तो देखना पड़ेगा। जॉर्ज पंचम ने, भारतीयों को पता था कि देखो ये जो वायस राय है ये पूरे के पूरे जॉर्ज पंचम की कठपुतली है। जॉर्ज पंचम ने जो भी कह दिया इनको मानना पड़ेगा, चाहे जैसे माने। टोटली जो भी बॉस है मेन, वो है जॉर्ज पंचम। भारतीयों को ये पता था। अब जॉर्ज पंचम है तो जाहिर सी बात है, हम जॉर्ज पंचम के साथ दंगा तो कर नहीं सकते। जॉर्ज पंचम को हाँ ये कर सकते कि मना सकते हैं कि भाई देखो यार, अधिकार हमें दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकार हमें ना मिले, अधिकार हमें चाहिए। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम को मनाने के लिए, इनके स्वागत के लिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगणमन लिखा। जनगणमन लिखा। आज जो भारत का राष्ट्रगान है, एक जमाने में वो ब्रिटिश क्राउन के स्वागत के लिए लिखा गया था, जनगणमन। ठीक है, और इसमें एक जनगणमन में एक लाइन आती है, मैं अलग से बताऊं। भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कौन है? जॉर्ज पंचम ही है भारत का भाग्य विधाता। ये इसका मीन्स था, ये इसका मतलब था। ठीक है, तो खैर वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है,
तो जनगण क्यों लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्ज पंचम को भी लगा कि यार काफी अच्छा हो रहा है हमारा स्वागत, जनगणमन हमारे लिए रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने लिखा है। तो जॉर्ज पंचम ने क्या किया, समझिए जॉर्ज पंचम ने क्या किया, दो घोषणाएं की। इन्होंने दो घोषणाएं की। कितनी घोषणाएं की? दो घोषणाएं की। कौन कौन सी घोषणाएं थी समझिएगा। जॉर्ज पंचम की दो घोषणाएं। पहली घोषणा, जब बंगाल विभाजन हुआ है, जिसका व्यापक विरोध हो रहा था, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, रद्द किया जाता है एवं बंगाल से पृथक बिहार, असम, उड़ीसा नए प्रांत बनाए जाते हैं। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल छोटा मोटा था नहीं, बंगाल तो बहुत बड़ा था ना भाई। अगर आप समझिएगा, मैं आपको समझा दूं कायदे से। ये है, ये बांग्लादेश भी है, तो ये पूरा है, इसमें ये पूरा बंगाल है, ये आपका असम वाला क्षेत्र भी है, ये पूरा बांग्लादेश है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी है, इधर ये पूरा असम भी है, ये बिहार वाला भी क्षेत्र है। तो ये पूरा था ना, ये वाला क्षेत्र, इन्हीं को बंटवारा कर दिया गया। अब बोला गया ठीक है बंगाल विभाजन रद्द होता है, अब बिहार, असम, उड़ीसा नए प्रांत बनाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि नए प्रांत कब बनाए गए थे। ठीक है, और क्या होता है भाई, दूसरा, दो घोषणा की ना, दूसरा, कलकत्ता से, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की, और राजधानी स्थानांतरित कब की गई? 1912 को। समझिएगा, ये घोषणाएं कब हुई? ये 1911 की बात है, ये घोषणाएं हो रही है 1911 को, लेकिन राजधानी स्थानांतरित कब की है? 1912 को। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ये चीजें हुई कि अब बंगाल विभाजन भी रद्द हो गया और राजधानी भी चेंज हो गई। और राजधानी चेंज कब हुई? तो 1912 को हुई। घोषणा कब हुई? 1911 को हुई। राजधानी चेंज करने का मकसद क्या था? एक मकसद ये था, समझिएगा, कि कलकत्ता मेन राजधानी थी और कलकत्ता में बहुत सारी क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी गतिविधियां हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे हम एक बार बात कर लें, जैसे देखो मुजफ्फरपुर कांड हो गया है ना, ये युगांतर समूह बन गया था, और अनुशीलन समिति, और ये मलिक तल्ला, मलिक तल्ला जो है वहां पे हथियार रखे गए थे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई थी कि अब कलकत्ता जो राजधानी थी भी अंग्रेजों के लिए सेफ नहीं थी, शुद्ध भाषा में कहूँ तो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि यार कलकत्ता से हटा दें और दिल्ली कर देते हैं। कलकत्ता से दिल्ली दूर भी है, सेंटर भी है, अब बढ़िया रहेगा। तो कलकत्ता से दिल्ली घोषणा कब हुई? 1911 को। और स्थानांतरित कब की गई? तो 1912 को। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहीं पर लिख दूं ऐड करके, जन गण मन को
कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 1911 में पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये क्या है? ये राष्ट्रगान है। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम लोग। अगर यहीं पर हम राष्ट्र गीत की अगर बात कर लें तो इसको 1896 में, ये भी कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, पहली बार गाया गया था। इसको भी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्या है ये? पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों का कॉमन है कलकत्ता अधिवेशन, ये 1911 और ये 1896। ठीक है, तो ये चीजें हो गई समाप्त। अब क्या होता है भाई? अब तो ये होता है कि 1912 आता है और राजधानी चेंज होती है, और राजधानी जैसे ही चेंज होती है, कौन करता है इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय? कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। मैंने नहीं लिखा, क्या लिख देता हूं यहीं पर। दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये होता है इसी समय लॉर्ड हार्डिंग जब कलकत्ता आता है, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली आता है, राजधानी स्थानांतरित करता है, तो फिर होता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड बम कांड। क्या होता है? बम कांड होता है। और इस बम कांड को अब हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, ये बम कांड देखेंगे, उसके बाद हम लोग गदर आंदोलन देखेंगे, फिर कामागाटा मारू प्रकरण देखेंगे, फिर तोसा मारू प्रकरण देखेंगे। ठीक है, गदर आंदोलन हो गया, कामागाटा हो गया, तोसा मारू हो गया, ये सब क्या थे इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो भी डिफिकल्टी पॉइंट है वो मैं आपका कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक, बाकी आप लोग खुद अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट पढ़ रहे हैं, घटना चेक लगा रहे हैं, तो समझ में आ रही होगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।